यहाँ बोला कि पीटेंगे से बता रहे हैं। चलिए, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं लोग? चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो इसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे लोग? कुछ सत्ता में साझेदारी पढ़े थे लोग, कोई ना पढ़े थे लोग? सत्ता में साझेदारी के क्या फायदे होते हैं, बहुत कुछ सीखे थे लोग। उसके बाद से अगला लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे लोग? कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, कल होमवर्क भी आप लोग का था, कंप्लीट कर लिया लो ना? ओके, तो आज की क्लास में देखिए क्या सीखने वाले हैं, ध्यान देंगे। देखिए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसका मतलब क्या होता है बताइए? टॉपिक्स टू बी कवर्ड का मतलब क्या हुआ? आज हम लोग कौन कौन टॉपिक कवर करेंगे? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें देखिए क्या लिखे, पहले लिखिए संघीय शासन व्यवस्था और संघवाद। तो संघीय शासन व्यवस्था कहे या संघवाद कहे, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब सेम होता है, कोई दिक्कत? चलिए, यानी क्या संघीय शासन व्यवस्था बनाम, बनाम माने वर्सेस बोलते हैं लोग ना, बोलते हैं लोग आईपीएल में सीएसके बनाम मुंबई इंडियंस, सीएसके वर्सेस एमआई। आईपीएल देखते नहीं देखते हैं लोग? तो वर्सेस माने क्या होता है? बनाम। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। संघीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़े थे लोग ना? क्षैतिज वितरण की ऊर्ध्वाधर वितरण, तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण ही क्या कहलाता है? संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है। ये बताया गया था आप लोगों को। चलिए, इसी को हम लोग संघवाद में बोलते हैं। तो एग्जाम में संघीय शासन व्यवस्था है या संघवाद है, बात कीजिए। अब संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से अलग होता ही नहीं होता है। कैसे अलग होता है? तो दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे लोग? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है, विशेषता पढ़ेंगे लोग। इसके बाद क्या पढ़ेंगे लोग? संघीय शासन व्यवस्था का गठन, यानी जो संघीय शासन होता है, इस व्यवस्था का गठन कितने टाइप से होता है? तो जानिए 2 टाइप से। कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से। ये दोनों टाइप कौन कौन है आपको जब पढ़ाएंगे तो पता लगेगा, इन आज ही पता लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल एक लाइन जान लीजिए। ये जो 2 टाइप है ना, तो एक टाइप में पता है क्या होता है? केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार होता है, राज्य सरकार को कम रहता है। एक जो टाइप है ना, इसमें राज्य सरकार को ज्यादा अधिकार होता है, केंद्र सरकार को क्या होता है? कम होता है। राज्यों के पास ज्यादा पावर होता है, केंद्र के पास कम पावर होता है। तो इंडिया में कौन है? केंद्र को ज्यादा पावर है कि राज्य को ज्यादा पावर है? केंद्र को ज्यादा पावर है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन माने क्या हो? ऊपर से नीचे। ठीक है, आप अमेरिका में जाएंगे ना, तो वहां पर डाउन टू टॉप, यानी बॉटम टू टॉप। बॉटम माने नीचे होता है ना, यानी नीचे से ऊपर। तो राज्यों के पास ज्यादा पावर है, किसकी तुलना में? केंद्र की तुलना में। क्लियर? तो ये सब पढ़ेंगे। क्या लिखा गया? संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था के कुछ उद्देश्य हैं, तो 2 मुख्य उद्देश्य है, इसलिए क्या बोलते हैं? दोहरे उद्देश्य। तो दोहरे उद्देश्य क्या, ये पढ़ेंगे लोग। और सबसे लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे लोग कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है या क्यों पड़ी। पता है सभी लोग 1947 में आजाद हुए थे। अब आजादी के बाद संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी, और आज भी संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता है तो क्यों है, ये सब पढ़ेंगे। कितना समझ में गया? आए समझ में? क्लास शुरू करें। तो चलिए, सबसे आगे इन सभी का डिटेल्स नोट्स डिस्कस करेंगे लोग। उसके बाद क्या करेंगे लोग? उसका एक संक्षिप्त नोट्स भी डिस्कस करेंगे लोग। यानी उसका क्या बोलते हैं, मैंने होता है ना, किसी को दिक्कत हो गया, मान लीजिए तू पढ़ने में तेज बढ़ा, इसका माने क्या हुआ? आप तो कंप्लीट कर लेंगे, बट कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? इन सभी बातों को संक्षिप्त में करके दिया जाएगा, यानी शॉर्ट में दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। क्या बोलते हैं? शॉर्ट नोट्स। यदि आप वो भी एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक क्या है? संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद। पहला टॉपिक यही ना था। तो देखिए क्या लिखा गया है, संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का कैसा वितरण होता है? ऊर्ध्वाधर। पढ़ते लो ना, ऊर्ध्वाधर वितरण 2 या 2 से अधिक स्तरों पर स्पष्ट रूप से किया जाता है। सही है गलत? पढ़ते लो ना। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या लिख सकते हैं परीक्षा में? संघवाद क्या है लिख सकते हैं लोग। चलिए अगले यानी क्या, उदाहरण। उदाहरण क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। अब इसमें 2 पॉइंट लिखे गए, दोनों पॉइंट पहले पढ़ते नहीं पढ़ते। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, याद कीजिए। ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण में 3 पॉइंट लिखवाया गया था, यहाँ पर 2 ही पॉइंट डाले हैं। तो 2 पॉइंट याद है, 2 लिखे, 3 याद है, 3 लिखे। हालांकि बहुत कुछ लिख सकते हैं, खाली भी पाठ पढ़िए ना, देखिए बहुत कुछ याद रहेगा। यह आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। ये तो पता था सभी लोगों को। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत है, यानी ठीक उल्टा है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? पावर किसी एक के पास होता है, खाली केंद्र के पास होगा। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? इस जो पावर है बढ़ जाता है। पावर क्या होता है? बढ़ जाता है।
वो अलग बात है, किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। लेकिन क्षैतिज वितरण में क्या होता है, पावर सबके पास बराबर होता है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में पावर सिर्फ किसके पास होता है, ओनली केंद्र के पास होता है। ठीक है, चलिए तो किसी दिक्कत इसमें। और सुनिए एक और बात, कोई भी टर्म में डाउट है आप पूछ लेंगे। हालांकि चूंकि पार्ट लाइन बाय लाइन पढ़े थे लोग, तो उसमें सब डिस्कस किया गया था, फिर भी हो सकता है कोई क्लास में नहीं आए हो या कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हो, तो डाउट हो तो क्या करेंगे लोग, पूछ लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे, कब, पढ़ाने के बाद, ध्यान देंगे। यहाँ लिखा गया संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन व्यवस्था। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था और यहाँ लिखा गया एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी दोनों में मुख्य अंतर क्या है लिखा गया। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझना है। ओके, देखिए संघीय शासन व्यवस्था में क्या लिखा गया, शासन के 2 या अधिक स्तर है। सही गलत, संघीय शासन व्यवस्था में शासन कितना स्तर है, 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। इसमें क्या होता है, केवल एक ही स्तर की सरकार होती है। किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में केवल एक ही स्तर का सरकार होता है। इसमें क्या क्या है, सत्ता का स्पष्ट विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, सारी शक्ति केंद्र के पास होती है, शक्ति का विभाजन नहीं हुआ, सब किसके पास है, केंद्र के पास है। बट इसमें क्या होता है, स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। चलिए यानी कि राज्यों को स्वायत्तता, राज्यों के पास क्या होती है, स्वायत्तता प्राप्त होती है, यानी राज्य क्या होते हैं, स्वायत्त होते हैं। क्या होते हैं, स्वायत्त होते हैं। और यानी कि राज्यों को स्वायत्तता नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ, क्या क्या डाउट है बाबू, स्वायत्तता। चलिए स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है बताएंगे तो। मान लीजिए बोले आप स्वायत्त है, कोई राज्य क्या है, स्वायत्त है, उसको स्वायत्तता प्राप्त है। तो स्वायत्तता का मतलब ये होता है ना, वो अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, कुछ डिसीजन क्या कर सकता है, वो स्वयं ले सकता है। तो यदि आपको स्वायत्तता प्राप्त है तो आप कुछ डिसीजन क्या कर सकते हैं, स्वयं ले सकते हैं। मेरी बात समझ में रहा है ना। जैसे आप लोग, चलिए छोटा सा एग्जांपल दे, आप लोग देखते हैं कुछ डिसीजन खुद से ले लेते हैं, अब कुछ डिसीजन क्या होता है आप खुद नहीं ले पाते, आप गार्जियन लेते हैं। सही है गलत, देखते हैं लोग कुछ डिसीजन स्वयं ले लेते हैं। मान आपका दोस्त आके बोलता है फ्री फायर खेलेगा, तो तू घरे पूछे लो, अब क्या करते हैं लोग, डिसीजन क्या करते हैं लोग, स्वयं ले लेते हैं। सही है गलत, तो ले लेते हैं, यानी आप उस स्थिति में क्या है, स्वायत्त है। कुछ डिसीजन क्या होता है, आप अपने गार्जियन, मैंने आपके पास नहीं है, किसके पास है, गार्जियन के पास है। तो देखिए ध्यान से, संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों को क्या प्राप्त है, स्वायत्तता प्राप्त है। राज्य अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, अपना कुछ निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ये टर्म क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो स्वायत्तता माने क्या हुआ, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आप इसे समझ सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ लिखा गया है संविधान आधारित। तो बताइए संघीय शासन व्यवस्था किसके आधार पर स्थापित किया गया है, संविधान के आधार पर, यानी इसमें सब चीज संविधान के आधार पर होता है। अब देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था, तो इसमें संविधान हो भी सकता है, नहीं हो सकता। लिखा गया है कभी कभी बिना लिखित संविधान के भी एकात्मक शासन व्यवस्था का गठन किया जाए। बहुत जगह पे एकात्मक शासन व्यवस्था है और संविधान भी है, कुछ जगह क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है परंतु संविधान नहीं। तो कितनों का डिफरेंस समझ में आ गया या ओनली समझना था। तो बताइए भारत में संघीय शासन व्यवस्था है कि एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसे एकहरी शासन व्यवस्था भी बोलते हैं। तो भारत में क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। तो संघीय शासन व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषता है, तो ध्यान देंगे। तो पहले क्या है, सत्ता का विभाजन, सत्ता का विभाजन। क्या संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का विभाजन होता है क्या, तो कैसे होता है सब पढ़े लो ना, क्षैतिज विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो संघीय में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज। तो यदि सिर्फ आपको इतना पता है कि संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का विभाजन होता है, तो बस यही लाइन याद है, आप खुद से भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि आप पहले से पढ़े हैं। सही है गलत, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा गया है। क्या लिखा गया है, तो सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और राज्य या प्रांतीय सरकारों के बीच बांटी जाती है। सही है। फिर यहाँ लिखा गया है दोनों के अधिकार स्पष्ट रूप से संविधान में दर्ज होते हैं, यानी संविधान में दर्ज है कि राज्य के पास कौन अधिकार है और केंद्र के पास कौन अधिकार है। किस दिक्कत इसमें। अब दूसरा विशेषता क्या है, तो संघीय शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता क्या है, दोहरी सरकार की व्यवस्था। यानी संघीय शासन में कैसी व्यवस्था होती है, दोहरी सरकार की व्यवस्था होती है। जैसे यहाँ लिखा गया है दोहरी कौन कौन, एक होती है केंद्रीय सरकार, एक क्या होती है, केंद्रीय सरकार, जो पूरे देश से जुड़े मुद्दों, कुछ मुद्दा क्या होता है पूरे देश से जुड़ा होता है और कुछ मुद्दा क्या होता है स्थानीय मुद्दा यानी राज्य से जुड़ा होता है। ठीक ना, तो लिखा गया है जो केंद्रीय सरकार होती है ना, पूरे देश से जुड़े मुद्दे को संभालती है। कौन, केंद्रीय सरकार। तो सर देश से जुड़े कुछ मुद्दों का नाम बताइए। तो लिखा गया है रक्षा, विदेश नीति इत्यादि। तो बताइए जो जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी बॉर्डर पर, सीमा पर
जो भी डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब जो रक्षा से रिलेटेड काम है, राज्य सरकार का ही केंद्र सरकार का है? केंद्र सरकार का है। चलिए अब ये बात करते हैं विदेश नीति। तो विदेश नीति राज्य सरकार का है कि केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार का। तो देश से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उसको कौन संभालती है? केंद्रीय सरकार संभालती है। तो दूसरा कौन है? दूसरा तो दूसरी होती है राज्य प्रांतीय सरकारें, जो क्या करती हैं? स्थानीय मुद्दों जैसे कि शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों को संभालते हैं। तो मान लीजिए आपको ये वाला पोस्ट वाला याद नहीं है, तब इतना लिख देंगे, स्थानीय मुद्दों को संभालती है। केंद्र सरकार क्या करती है? पूरे देश से जुड़े मुद्दे को संभालती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन मुद्दा पूरा देश से जुड़ा हुआ है और कौन स्थानीय। कुछ मुद्दा ऐसा भी होता है ना जो केंद्र सरकार भी हैंडल करता है और राज्य सरकार भी हैंडल करता है। किसी दिक्कत इसमें? चलिए अब यहाँ लिख लो, तीसरा विशेषता क्या है? तो संवैधानिक स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब बताए थे ना, यानी स्वतंत्रता प्राप्त है, आप डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं। बात समझ रहा है ना? तो संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त है किस शासन व्यवस्था में? संघीय शासन व्यवस्था में। तो इसका विशेषता हुआ कि नहीं हुआ? तो एकदम हेडिंग बना बना के लिखेंगे ना। एक और बात, यदि एग्जाम में सवाल लगे 5 नंबर का, अब हेडिंग बना बना के लिख देंगे ना तो एक भी नंबर कटेगा नहीं? कटेगा। हालांकि बिहार बोर्ड में लोग सर क्वेश्चन कितना नंबर का आएगा? 4 नंबर का। इसमें आएगा 4। तो जितना भी मार्क्स का पढ़े तो लिख देंगे। यानी क्या लिखा है? प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। गलत? प्रत्येक स्तर की सरकार। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर है। कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, है कि नहीं है? तो बताइए प्रत्येक अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है या नहीं है? है ना? अपने अपने कार्य क्षेत्र में क्या है? सब स्वतंत्र है। यहाँ लिखा गया है ये सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जनता के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है। ये सभी की बात कर रहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? तो बताइए संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता में अभी कितना विशेषता पढ़ लिया? कौन कौन? सत्ता का विभाजन होता है। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं लो ना। दूसरा क्या होता है? दोहरी सरकार की व्यवस्था होती है। दोहरी सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार देश से संबंधित मुद्दा को संभालती है, राज्य सरकार स्थानीय मुद्दा को संभालती है। संवैधानिक स्वायत्तता, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक क्षेत्र को अपना अपना स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अपने कार्य क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? आसानी से काम कर सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इस दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या लिखा गया है? नागरिकों की दोहरी पहचान। तो बताइए संघीय शासन व्यवस्था में नागरिकों की कितनी पहचान होती है? दोहरी पहचान। हम लोग कितनी पहचान है? दोहरी। हम लोग बिहारी होने के साथ साथ क्या है? भारतीय भी। बंगाल वाले जो है बंगाली को होने के साथ साथ क्या है? भारतीय है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी होने के साथ साथ क्या है? भारतीय है। तो किसी भी राज्य के लोग उस राज्य के तो पहचान है, साथ साथ क्या है? पूरे देश के भी नागरिक, देश का भी पहचान है। तो बताइए नागरिकों की कितनी पहचान होती है? दोहरी पहचान। तो 1 नंबर लिखा गया कि नागरिक एक ही समय में राज्य और राष्ट्र दोनों से जुड़े होते हैं। नागरिक एक ही समय में क्या होते हैं? राज्य और राष्ट्र दोनों से जुड़े होते हैं। सही बात है ना? अब जैसे में यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा गया, जैसे लिखा गया बिहार के निवासी बिहारी होने के साथ ही साथ भारतीय भी होते हैं। जैसे हम लोग क्या है? बिहारी हैं, साथ साथ क्या है? भारतीय। तो उसी तरह और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जब बंगाल के निवासी बंगाली होने के साथ साथ क्या होते हैं? भारतीय भी होते हैं। तो दो एक ही इंसान का, ऐसा बताइए इंसान एक है तो एक ही समय पर कितना पहचान हुआ? 2 पहचान। यहाँ पर कौन है? आप लोग हैं, ये लड़कियां हैं, है ना? तो चलिए बताइए इनकी कितनी पहचान है? अब तो 2 अधिका बना लो का, तो हम हिमा को अलग बात है, बट मेनली 2 पहचान है। एक है आप लोग क्या है? बिहारी, और दूसरा क्या है? इंडियन यानी भारतीय। किस दिक्कत? तो बताइए संघीय शासन व्यवस्था में किसी नागरिक को कितनी पहचान प्राप्त होती है? जो कौन कौन? वो राष्ट्रीय और एक राज्य स्तर पर। किस दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान। संघीय शासन व्यवस्था में कैसा संविधान है? लिखित संविधान है, और इसी संविधान के दायरे में सभी क्षेत्रों का विभाजन होता है और सभी लोग अपना अपना कार्यभार संभालते हैं। किस दिक्कत? क्या संविधान से हट के काम करते हैं लोग? नहीं करते हैं। मेरी बात सुन रहा है ना? अब यहाँ क्या लिखा गया? संघीय शासन व्यवस्था एक लिखित संविधान पर आधारित होती है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था किस पर आधारित है? लिखित संविधान पर आधारित होती है। यह संविधान सभी स्तर की सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से बताता है। यानी जो संविधान होता है ना, सभी स्तर की सरकार सुन रहा है ना? राज्य, केंद्र, स्थानीय, जितने भी सभी स्तर के सरकार है, इन सभी को अधिकार बता दे कि आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। अब लिखा गया संविधान में संशोधन की विशेष प्रक्रिया, ये 6 नंबर है विशेषता। तो संविधान में
संशोधन क्या होती है, एक विशेष प्रक्रिया होती है, ये नहीं कि हम संशोधन कर देंगे। तो विशेष प्रोसीजर क्या होता है, लिखा गया है संविधान के मूल प्रावधान, जो बेसिक प्रावधान है ना, मूल प्रावधान है, उसमें बदलाव किसी एक सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। समझ बढ़िया। संविधान में जो मूल प्रावधान है, उन प्रावधानों का बदलाव क्या कोई एक सरकार कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसमें दोनों सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति क्या है, जरूरी है। तो लिखा गया है इसके लिए मैंने क्या हुआ, मूल प्रावधानों में बदलाव के लिए केंद्र और राज्यों की साझा सहमति, साझा सहमति में समझा रहा है ना, दोनों की सहमति और विशेष प्रक्रिया आवश्यक होती है। दोनों की सहमति होनी चाहिए और एक विशेष प्रोसीजर होता है। तो पढ़े लो ना, कोई बिल पारित होता है, कैसे होता है, आगे यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। ये पूरा एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, पूरा एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आए मेरी बात समझ में? अब निकल गया स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र। क्या न्यायपालिका पर किसी का जोर दबाव रहता है? नहीं, ये पूरा स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र। यानी क्या है, संविधान की व्याख्या करने और केंद्र राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो बताइए स्वतंत्र न्यायपालिका का काम क्या है? एक तो है संविधान की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना, और एक और काम क्या है, केंद्र और राज्य में जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाना, विवादों को सुलझाना। अब यहाँ पर लिखा गया है न्यायपालिका, पोस्ट में क्या लिखा गया है, जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का हम भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं लोग इस इंग्लिश में, क्या बोलते हैं लोग? सुप्रीम कोर्ट। किसी को दिक्कत? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? संघीय शासन व्यवस्था क्या है, संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से कैसे अलग होता है, उसके बाद क्या पढ़े लोग? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो को व्यवस्था विशेषता पढ़े लो। किसी को दिक्कत इसमें? इसमें कम से कम 2 विशेषता लिख सकते हैं लोग। अब परीक्षा में अभी तक 2 विशेषता जरूर लियाते रहता है, पूछता है संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषताओं को लिखे। तो इन सातों में कौन कौन आप लिखेंगे? कोई भी 2 लिख सकते हैं, कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है, बट कम से कम वही जरूर लिखना लोग। नागरिकों की दोहरी पहचान, एक ये लिख दीजिए लोग। और इसमें कौन? दोहरी सरकार की व्यवस्था होती है, ठीक है, कोई दिक्कत? दोहरी सरकार की व्यवस्था और नागरिकों की पहचान होती है दोहरी। नहीं तो आपकी इच्छा जो भी 2 लिखना लिखिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चला के पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से लिखा गया कि संघीय शासन व्यवस्था का गठन, हाँ, यानी संघीय शासन व्यवस्था का गठन कैसे होता है? तो कुछ पहले बताए थे कितने प्रकार से होते हैं बाबू? 2 प्रकार से। संघीय शासन व्यवस्था का गठन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार। यहाँ देखिए लिखा गया है संघीय शासन व्यवस्था का गठन मुख्यतः 2 तरीकों से होता है। एक नंबर पहला तरीका, तो पहला तरीका क्या है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यानी इसमें ज्यादा पावर राज्यों को है कि केंद्र को है? राज्यों को है। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो नीचे वाला का पावर क्या है? ज्यादा है। यानी क्या लिखा गया है? बॉटम अप अप्रोच, यानी बॉटम टू अप या बॉटम टू टॉप अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, तो लिखा गया है कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य, यानी बहुत सारे राज्य, ध्यान सुना लोग, इसमें केंद्र की बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे राज्य आपस में मिलकर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं, यानी केंद्र का गठन करते हैं। इसमें मेन वर्चस्व किसका है? राज्य का है। यदि क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी में जो संघीय शासन व्यवस्था है भारत से अलग है कि भारत के समान है? तो बताइए, से बोले अमेरिका में केंद्र के पास ज्यादा पावर है कि राज्य के पास ज्यादा पावर है? राज्य के पास। स्विट्जरलैंड में केंद्र के पास ज्यादा पावर है कि राज्य के पास ज्यादा पावर है? राज्य के पास ज्यादा पावर है। ऑस्ट्रेलिया में राज्य के पास। कोई दिक्कत? तो जो यहाँ पर लिखा गया नीचे से ऊपर, इस व्यवस्था में नीचे वाला का पावर ज्यादा होता है, ऊपर वाला पावर क्या होता है? कम होता है। किसी को दिक्कत इसमें? अब यहाँ लिखिए क्या लिखा गया, विशेषताएं। क्या लिखा गया है? विशेषताएं। तो नीचे से ऊपर जो संघीय शासन व्यवस्था का गठन होता है, इस संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है? तो पहले के राज्यों की स्वायत्तता अधिक होती है। स्वायत्तता का मतलब बताया था ना, किसकी स्वतंत्रता अधिक है? राज्य। किसका कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता अधिक है, स्वतंत्रता अधिक है? राज्यों की। देखिए राज्यों का पावर ज्यादा है ना, तो राज्यों की स्वायत्तता क्या होती है? अधिक होती है। अगला पॉइंट लिखा गया है राज्यों के अधिकार समान होते हैं, यानी जितने भी राज्य हैं, अलग अलग राज्य के नहीं है, सब राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण किए हैं, तो जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य का क्या है? अधिकार समान है। अधिकार क्या है? समान है। लिखा गया अवशिष्ट अधिकार राज्यों को मिलते हैं, इसलिए वे केंद्र सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। अवशिष्ट अधिकार किसको मिलते हैं? राज्यों को मिलते हैं। अब यही हम बात करेंगे उसमें, किसमें? ऊपर से नीचे वाला में, यानी भारत वाला बात करेंगे, तो भारत वाला में अवशिष्ट अधिकार किसको मिलते हैं?
केंद्र को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? केंद्र को। तो जब हम लोग पार्ट लाइन बाई लाइन पढ़े थे उसमें अवशिष्ट अधिकार पढ़े थे। अब फिर भी आप किसी डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट है अवशिष्ट अधिकार क्या होते हैं? चलिए डाउट है, ओके। तो ऐसा देखिए ध्यान से अवशिष्ट अधिकार क्या होता है बताने इसके बारे में, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा बताइए, होते हैं ना क्या बोलते हैं, कानून वगैरह बनते हैं, तो कानून जो बनते हैं तो किस मुद्दा पर कौन कानून बना सकता है? मेरी बात में रहे ना? यानी जो भी टॉपिक्स है, जो भी विषय वस्तु है, ये सब क्या है, माने भारत में, मानिए हम भारत एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? अपने देश में जो भी विषय वस्तु है, किस विषय वस्तु पर कौन क्या बोलते हैं संशोधन कर सकता है, कौन कानून बना सकता है, ये सब एक सूची में, मैंने क्या बोलते हैं, 3 प्रकार की सूची में बांटा गया। कितने प्रकार सूची में? 3 प्रकार। कितने प्रकार सूची में? 3 प्रकार की सूची में बांटा गया है। कौन कौन बताइए? तो एक संघ सूची, वेरी गुड। एक क्या है? संघ सूची। संघ सूची को हम लोग केंद्र सूची भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं लोग? केंद्र सूची। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से। दूसरा क्या है? राज्य सूची। दूसरा क्या है? राज्य सूची। और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। ठीक है? तो इस देख संघ सूची में क्या है? तो संघ सूची में जो जो विषय वस्तु है, इन सभी विषय वस्तु पर कानून वगैरह कौन बना सकता है? ओनली केंद्र। किसके पास पावर है? केंद्र के पास है। तो ये अधिकार दिया है केंद्र को। ठीक है? किसको अधिकार दिया गया है? केंद्र को। यानी पहले से एक सूची बन गया है, उससे संबंधित जो भी कानून संशोधन करना होगा, जो भी कानून बनाना होगा, वो सब कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। उस मुद्दा को किसमें डाला गया है? राज्य सूची में। तो राज्य सूची में जो भी विषय वस्तु है, जो भी टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। देखते हैं बहुत सारे कानून क्या होते हैं, राज्य में लागू होते हैं, इस राज्य में लागू है, उस राज्य में लागू नहीं। यदि कोई कानून केंद्र सरकार लागू करेगा तो कहाँ लागू होगा? पूरे देश में लागू होगा। लेकिन देखते हैं लोग कुछ नियम कानून इस राज्य में है, उस राज्य में नहीं। जैसे शराबबंदी वाला कानून बिहार में कि नहीं है? लेकिन उत्तर प्रदेश में है। यदि यही नियम केंद्र सरकार लाया होता तो पूरे देश में होता। तो यानी कहीं ना कहीं जो शराब से रिलेटेड जो कानून वगैरह है, राज्य सूची में है। किसमें है? राज्य सूची में है। तब है ना, अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम कानून है। कितना सुना गया? तो राज्य सूची के पास जो राज्य सूची में जो जो विषय वस्तु, जो जो टॉपिक है, उस पर संशोधन नियम कानून सब कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकता है। ये पावर किसको मिला है? राज्य सरकार को मिला है। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो विषय वस्तु होते हैं ना, उस पर ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? मतलब संशोधन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में ये क्या, ये दोनों मिक्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। किसी दिक्कत? अब ये तो तीनों सूची बन गया। अब मान जब कोनो नया विषय वस्तु आ गया, नया टॉपिक आ गया, जो तीनों में से कौन सूची में नहीं है, अरे होता है ना, मान ये पहले से लिखा गया है। देखते हैं समय समय पर क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, ऐसे चीजें आते हैं जिसमें बदलाव की जरूरत होती है, और जिससे संबंधित कानून बनाना क्या होता है? जरूरी होता है। तो यदि कोई विषय वस्तु इन तीनों में से किसी में मेंशन नहीं है, किसी में नहीं बताया गया है, तो उस विषय वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है। किसमें? भारत में। ठीक है? तो वे सभी विषय वस्तु जो इन तीनों लिस्ट से अलग है, वे सभी अधिकार जो इन तीनों लिस्ट से अलग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवशिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट अधिकार बोलते हैं। कुछ अधिकार केंद्र को है। तो संघ सूची वाला जो भी है सब किसको अधिकार मिला है? केंद्र को मिला है। राज्य सूची में जो जो चीज अधिकार है किसको है? किसको है? राज्य को है। और समवर्ती सूची वाला अधिकार किसको है? दोनों का है। दोनों का है ना। अब कुछ चीजें ऐसे हैं जो कहीं मेंशन नहीं, इसमें कहीं भी वर्णन नहीं है, तो किस में जाएगा? उसे बोलते हैं अवशिष्ट अधिकार। तो अवशिष्ट अधिकार समझ में ही नहीं है। तो अवशिष्ट अधिकार में कौन से मुद्दे होंगे, कौन से विषय वस्तु होंगे जो इन तीनों में कहीं भी नहीं लिखा गया है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवशिष्ट। तो अवशिष्ट अधिकार दिया जाता है ज्यादा पावर वालों को। दिया जाता है ज्यादा पावर वालों को। तो बताइए इस अप्रोच में ज्यादा पावर किसको होता है? राज्य को। तो राज्य के पास है। और जब हम बात करेंगे ऊपर से नीचे वाले में, तो ज्यादा पावर किसको है? केंद्र को। तो बताइए भारत देश में अवशिष्ट अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र को। तो चलिए कोई एक काम थोड़ा सोचिए, तो कोई एक ऐसा मुद्दा सोचिए जो तीनों में कहीं वर्णन नहीं है, या आ सकता है, या कभी बाद में। समझिए सपोज डेट मान लेते हैं, जब ये सूची तैयार किया गया था, एक छोटा सा एग्जांपल दे आपको। जब ये सूची तैयार किया था, सूची तैयार किया था, उस समय कोई साइबर क्राइम नहीं थे, उस समय कोई साइबर क्राइम नहीं होते थे। मेरी बात समझिएगा लोग। तो बताइए जब साइबर क्राइम होने लगा, बढ़ने लगा, उससे संबंधित कानून बनाने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? कानून बनाने की जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? तो बताइए जब साइबर क्राइम वाला जब इशू आया होगा, वो एक नया टॉपिक था कि नहीं था? तो बताइए वो जो नया टॉपिक था वो किस लिस्ट में जाएगा? अवशिष्ट में। तो बताओ इससे संबंधित कानून कौन बनाया होगा? बताइए इंडिया में भारत सरकार माने केंद्र सरकार बनाया होगा कि राज्य सरकार? केंद्र सरकार।
तो सर बताइए साइबर क्राइम से संबंधित जो कानून बनाया केंद्र सरकार क्यों बनाया? क्योंकि ये किसी भी लिस्ट में नहीं था, तो किस में आ गया? अवशिष्ट में आ गया। तो अवशिष्ट में कौन बनाया? केंद्र सरकार बनाया। भारत देश की बात बता रहे हैं, बस में रहे ना। उसी तरह चलिए एक ऐसा बात कर रहे हैं जो अभी तक है नहीं। जैसे एक सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं इन फ्यूचर शायद हो जाए। जैसे मान लीजिए बात कर रहे हैं जैसे कैब बुक करते हैं लोग, रेपिडो ये सब नाम सुने हैं लोग, उबर का ये सब नाम सुने हैं लोग। अरे गाड़ी बुक करते हैं लोग, ऑनलाइन बुक करते हैं, गाड़ी है आप उठा के ले चला जाएगा, मान जहां जाना वहां पहुंचाएंगे। अरे ऑनलाइन बुक करते हैं लोग ना। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, मान लीजिए सपोर्ट आ गया, क्या बोलते हैं ड्रोन सेवा उपलब्ध हो गया। ड्रोन सेवा समझता है लोग। मान लीजिए इन फ्यूचर आ गया कि आप बुक करेंगे, ड्रोन आएगा, आप ड्रोन पे बैठेंगे, हम मामा घर जाएगा तो मामा घर पहुंचा देगा, हम पहुंचा देगा मामा घर। ड्रोन आया, आप ड्रोन पर बैठे, क्या किया? उठा के मामा घर लेकर चला गया। मान लीजिए इन फ्यूचर कभी ऐसा हो गया, तो बताओ जब ये हो गया तो क्या कहीं भी इसका वर्णन है? नहीं है। तो नहीं तो किस में जाएगा? अवशिष्ट में। यदि उससे संबंधित कानून बनाना हो तो कौन कानून बनाएगा उसे? एक मिनट, चलिए तो अवशिष्ट ऐसे ये सब अशापति समझ में नहीं है। अवशिष्ट माने क्या हुआ? वह मुद्दा जो इसमें वर्णन नहीं है, बात खत्म। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या गया कि तो बताइए इस व्यवस्था में, यानी अमेरिका वाला एग्जांपल याद रखिए। तो मान बोले अमेरिका में अवशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यों को प्राप्त है। अगला यहाँ लिखा गया कि संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता होती है। राज्यों को किस में शामिल होने की स्वतंत्रता होती है? संघ में शामिल होना है कि नहीं होना, इसकी स्वतंत्रता होती है किसको? राज्य को। चलेगा बहुत है, ध्यान देंगे। अगला यहाँ पे लिखा गया दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे ये लिखा गया कि किसी बड़े देश को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर केंद्र और राज्यों में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जैसे भारत में क्या है, एक भारत एक बड़ा देश है, इस देश को क्या किया गया है? कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर, जैसे कि बिहार ये सब अलग अलग राज्य बटा गया है ना, बांटकर केंद्र और राज्यों में क्या किया जाता है? सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसको देखो एग्जाम्पल क्या है, भारत, बेल्जियम, स्पेन। तो भारत संसद एग्जाम्पल में क्या मिला? बेल्जियम और स्पेन। यानी जो नियम माने जैसा भारत में वैसा ही बेल्जियम वैसा ही स्पेन में। उसमें क्या था? अमेरिका था। और ये सब याद रहेगा ना सभी लोग को। चलिए तब देखिए यहाँ पर लिखा गया विशेषताएं। तो विशेषता क्या है? केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। इस व्यवस्था में कौन अधिक शक्तिशाली होती है? केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। अवशिष्ट अधिकार किसके मिलते हैं? केंद्र को मिलते हैं। और अमेरिका में राज्य को, भारत में केंद्र को, बेल्जियम में बताइए, स्पेन में अवशिष्ट अधिकार किसको मिलेंगे? केंद्र को मिलेंगे। राज्यों को विशेष अधिकार आवश्यकता अनुसार दिए जा सकते हैं। ध्यान देंगे लोग, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देंगे लोग। तो बताइए ऊपर से नीचे वाला जो अप्रोच है, इस अप्रोच में राज्यों को क्या किया जा सकता है? विशेष अधिकार आवश्यकता पड़ने पर दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्या यहाँ लिखा गया है, भारत में जम्मू कश्मीर है ना, तो जम्मू कश्मीर में विशेष अधिकार आपको किताब में लिखा गया है ना। तो जब किताब लिखा गया था ना तो अब विशेष अधिकार प्राप्त था, बट ये विशेष अधिकार खत्म कर दिया गया। धारा 370 का नाम सुने हैं लोग? धारा 370 का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं लोग ना। तो धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया था? कुछ विशेष अधिकार दिया गया था, जो कि 2019 में क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। यानी यदि एग्जाम में सवाल है तो भाई एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है। सर क्यों नहीं लिखना है? तो सर आप क्यों लिखे हैं? तो हम लिखे बस ये बताने जो भी हम बता रहे हैं। आया मेरी बात में? किताब में बताइए लिखा हुआ नहीं लिखा गया है? किताब में ये बात लिखा गया है, लेकिन जब किताब लिखा गया था तब था, लेकिन अब क्या है? नहीं। लेकिन हर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सभी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी को क्या है? विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी विशेष अधिकार क्या है? प्राप्त। इसको अधिकार प्राप्त है कि प्राप्त था? प्राप्त था, लेकिन खत्म कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को कौन धारा के तहत? धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो 2019 में खत्म कर दिए। शायद 5 अगस्त को खत्म किया गया था, 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, कितना समझ में गया? कोई दिक्कत किसी को? चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमें क्या पढ़नी पड़ी? संघीय शासन व्यवस्था पढ़ लिए लोग। संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर पढ़ लिए लोग। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को पढ़ लिए लोग। संघीय शासन व्यवस्था में कितने प्रकार से
माने गठन किया था संघीय शासन व्यवस्था का, दो प्रकार से दोनों पढ़ लिए लोग। अब हमें क्या पढ़ना है, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य। तो दोहरे उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य है विविधताओं का सम्मान और संरक्षण देना। विविधताओं, तो जैसे मान भारत की बात करें तो भारत में विविधताएं हैं कि नहीं है, तो विविधताओं को सम्मान और संरक्षण देना है, ये उद्देश्य है किसका, संघीय शासन व्यवस्था। और संघीय शासन व्यवस्था नहीं होता तो क्या विविधता का मतलब क्या संरक्षण हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, कैसे संघीय शासन व्यवस्था में सभी लोग क्या बोलते हैं प्रतिनिधित्व में आ सकते, नहीं आ सकते, आ सकते हैं। तो विविधता माने क्या, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग। तो इस शासन व्यवस्था में क्या होता है, सभी तरह के लोगों को शासन व्यवस्था में आने का अधिकार होता है, और आते हैं इसलिए क्या होता है, उनका संरक्षण होता है। कोई दिक्कत, यहाँ लिखा गया है भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय पहचान को मान्यता देना, ये उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, संघीय शासन व्यवस्था। दूसरा उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, यह लिखा गया पूरे देश को एक सूत्र में बांधना और अखंडता बनाए रखना। इसको दिक्कत, तो दो विशेषता लिखा गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ लिखा गया है, ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से लिखा गया है यहाँ पर भारत में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता। अच्छा देखिए, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता पहले क्यों पड़ी या अभी भी क्यों है, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो देखिए कितना पॉइंट लिखा गया यहाँ पर, देखिए चार ध्यान से। तो सबसे पहला बात लिखा गया है भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता। भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक क्या है, विविधता है, तो इसके लिए भी क्या है, संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता है। जैसे यहाँ लिखा गया है भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न भाषाएं, जाति और धर्म के लोग मौजूद होते हैं। तो जब सभी विभिन्न अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो उन सभी में शांति सामंजस्य बने रहे, तो उन सभी को क्या करना होगा, उन सभी के पास अधिकार होने चाहिए ताकि वो क्या हो, सत्ता में आ सके। तो ये सभी अधिकार संघीय शासन व्यवस्था में है कि नहीं है, इसलिए संघीय शासन, यदि संघीय शासन व्यवस्था नहीं रहती तो विविधता बरकरार रहता, कोई को राज्य बन गया होता, को देश बन गया होता। मेरी बात में रहे ना। अब क्या लिखा गया है, लोकतंत्र के लिए जरूरी भागीदारी। लोकतंत्र के लिए जरूरी भागीदारी, इसलिए लिखा गया लोगों को सत्ता में भागीदारी देने के लिए स्वशासन की आवश्यकता थी। ये पहले ही बता रहा है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब देश आजाद हुआ तो उस समय संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यह लोगों को सत्ता में भागीदारी देने के लिए स्वशासन की आवश्यकता थी, यानी संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता थी। लिख लेंगे लोग। चलिए अब यहाँ लिखा है साम्राज्यवाद से रक्षा। साम्राज्यवाद क्या होता है पता है, साम्राज्यवाद अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। अच्छा देख, पहले समय में क्या होता था, कोई भी राजा है उसका एक राज्य है कि नहीं है, और वो अन्य राज्य पर आक्रमण किया, वहां जीत गए, और भी राज्य क्या हुआ उसमें जुड़ गया, तो उसके राज्य का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ, उसका जो साम्राज्य था वो साम्राज्य का विस्तार हुआ। साम्राज्य का विस्तार करना ही क्या होता है, साम्राज्यवाद होता है। क्या होता है, साम्राज्यवाद। मैं जो अंग्रेज की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज का देश क्या था, इंग्लैंड था। वो लोग क्या किए, भारत को अपना उपनिवेश बनाए कि नहीं बनाए, जब उपनिवेश बनाए तो अपने साम्राज्य का विस्तार किए कि नहीं किए, तो जब वो साम्राज्य का विस्तार किए तो ही क्या है, साम्राज्यवाद है। तो साम्राज्यवाद माने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, ये लिखा गया है विदेशी शासन के कारण भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्या था, कमजोर था। राजनीतिक रूप से भी कमजोर हुआ था, आर्थिक रूप से भी कमजोर था, सब लूट के लेकर चला गया था, इसलिए क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर था। भारत को क्या बोला जाता था पहले, सोने की चिड़िया। सब अंग्रेज क्या किया, लोग लूट के लेकर चला गया, तो आर्थिक रूप से बेचारा कमजोर हो गया, कौन, भारत। अब मैंने क्या लिखा गया, छोटे छोटे राज्यों की एकात्मक प्रणाली, ध्यान सुनिएगा लोग, उन्हें साम्राज्यवादी ताकतों से नहीं बचा पाती। तो सोचिए यदि भारत में अलग अलग छोटा छोटा राज्य बन जाता, तो जो भी साम्राज्यवादी भावना वाला कोई मान अन्य देश है, तो देश फिर क्या करता, इसको आक्रमण करता, इसको जीत लेता। अब जब इसको आक्रमण करता, कभी को बोलने जाता, काहे नहीं बोलता, वो तो अलगे बढ़े, फिर हई अपने में जोड़ लिया, फिर क्या करता लोग, फिर इनका व्यवस्था, इनका व्यवस्था, इनका व्यवस्था। अब मान सभी लोग एक रहते तो क्या कौन आक्रमण करता, नहीं करता। क्या एक बार तो झेल चुके हैं लोग। इमेजिन कीजिए अंग्रेज आया, झेल लिए, तो जब कोई चीज एक बार आप झेल लेंगे ना, तो उसके बारे में आप जानते हैं, सतर्क रहेंगे। जब दोबारा को नहीं तो क्या होगा, शुरू में ही वो सिचुएशन आने ही नहीं देंगे। यदि बताइए लोग को शुरू में पता होता है कि अंग्रेज हमारे साथ ऐसे करेंगे, क्या उन लोगों को रहने दिया जाता, नहीं दिया जाता। ये बात मानते ही नहीं मानते हैं लोग। तो खैर जो भी है, एक बार लोग सीख लिए, क्या पॉसिबल है, अब आई लो ना व्यवस्था हो जाएगा। अब तो यही में कितना क्रांतिकारी है लोग, है कि नहीं। मान लीजिए अभी को आक्रमण करने आ गया, उपनिवेश बनाने आ गया, भूलिया नहीं आ गया, भूलिया नहीं बस में रह जाएगा, अंग्रेज भूलिया था, तो यही में कितना क्रांतिकारी है कि नहीं है। आप लोग अभी नाम हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए बोर्ड पर, यहाँ देखिए लो, यहाँ लिखा गया है देशी रियासत, देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं करो, देशी रियासतों की एकता। पहले रियासत थे, ठीक नहीं थे,
अलग अलग रियासतें थी भारत में, था। अरे पहले राजतंत्र था ना, तो लिखा गया है देशी रियासतों की एकता, ध्यान से लो, तो बोले देशी रियासतों की एकता बनी रहे, इसके लिए क्या जरूरी था? संघीय शासन व्यवस्था जरूरी था। यदि ये नहीं होता तो इनमें एकता होती नहीं होती। अब ये लाइन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 563 रियासतों की, तो बताइए कितने रियासतें थी? 563। ये लिखा गया 563 रियासतों को यह अधिकार था, एक अधिकार था। कौन अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 563 रियासतों को यह अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो या स्वतंत्र रह सकते थे। अब ध्यान सुनिए, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ये लाइन समझिए। जैसे कि 1947 में जो अधिनियम था, अधिनियम का नाम क्या है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या बोला गया कि जो 563 रियासतें हैं इनको एक अधिकार दिया गया। ये लोग अंग्रेज दिमाग लाए थे। कौन दिमाग लाए थे? लोग अंग्रेज। वो लोग मैंने क्या बोलते, जाते जाते भी ना कुछ कुछ करके चला गया, बस में रहा है ना। तीन लोगों को अधिकार था, या तो भारत से जुड़ जाइए या तो पाकिस्तान जुड़ जाइए, अपन आप स्वतंत्र रहिए। तो जम्मू कश्मीर था ना, जम्मू कश्मीर क्या था? पूर्ण रूप से किसी देश से जुड़ा था क्या? जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से किसी देश से नहीं जुड़ा था। मेरी बात समझिएगा। अब देखिए, मान लीजिए बिहार की बात करें, बिहार कहाँ जुड़ा? भारत से। मेरी बात समझ रहा है ना। अब इस्लामाबाद की बात करूं, कहां से जुड़ गया? ये तो बात मानते हैं ना, पहले भारत पाकिस्तान नहीं था, पूरा पूरा भारत था, पूरा पूरा क्या था? भारत था। अभी जो 563 रियासतें थी, सब किसकी हिस्सा थी? भारत की हिस्सा थी। इनको एक अधिकार था, क्या अधिकार था? या तो भारत से जुड़िए या तो पाकिस्तान से। मान लीजिए जाते जाते भारत में जुड़ते तो भारत और बड़ा होता। तो कुछ लोग भारत में जुड़े, कुछ लोग जुड़े पाकिस्तान में जुड़े। इनके पास ये भी अधिकार था कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। कितने को समझा गया? तो हाई इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। बताइए कितने रियासतों की बात किया गया है? 563 रियासत। कितनी रियासत? 563। तो बताइए इन रियासतों को जो अधिकार था कौन अधिनियम के तहत था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। अब बताइए, सोचिए, इमेजिन कीजिए, उस समय ये अधिकार दे दिया, भारत के साथ रहे या पाकिस्तान के साथ। बस में रहे ना। मान लिया पराजय से बोला गया है, साफ सुथरा बताओ, भारत के साथ रहो कि पाकिस्तान के साथ? अब बताइए, अब सोचिए, आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? भारत के साथ। तो आखिर एक मिनट, जब आपके सामने दो विकल्प है, उस समय क्या करेंगे? अब देखिए भाई, कहाँ ठीक व्यवस्था बा। मेरी बात में रहे ना। अब क्या सोचेंगे? कहां पर ठीक व्यवस्था है, कहां पर ठीक व्यवस्था नहीं। अच्छा इमेजिन कीजिए, जब आपके साथ दो ऑप्शन रहते हैं, तब डिसीजन कैसे लेते हैं? अरे आप सोचते हैं ना कि कौन हमारे लिए ठीक है, कौन हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अब सुनिए, तो अब इमेजिन कीजिए, उस समय भारत क्या किया होता? संघीय शासन व्यवस्था नहीं रखता। मान लीजिए सिर्फ एक आदमी के हाथ में पावर देता, एक संस्था के हाथ में पावर देता, तो क्या कोई इससे जुड़ना चाहता? मेरी बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मान लीजिए जो बहुत सारी रियासतें हैं, इसमें अधिक से अधिक रियासतें भारत से जुड़े, इसलिए भारत में कौन व्यवस्था जरूरी थी? संघीय शासन व्यवस्था। यदि उस समय ये व्यवस्था नहीं होता, क्या कोई रियासत जुड़ना पसंद करता? नहीं करता। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। तो मान लीजिए कोई पूछा जाए आपसे कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था क्यों आवश्यक था उस समय, बताइए। क्योंकि यदि संघीय शासन व्यवस्था नहीं होता ना, तो बहुत सारी रियासतें किससे जुड़ जाती? पाकिस्तान जुड़ जाती। इसलिए भारत क्या होता? और छोटा हो जाता। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? कितना समझा गया? आया? तो इस प्रकार क्या होते हैं, आज का क्लास कंप्लीट होता है। जितना बताइए, किसी को डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है ना। तो आज का आप लोग काम क्या रहेगा? जितना बताया गया है, क्या जितने भी टॉपिक आज पढ़े लो, सब आपको टॉपिक दिमाग में आ गया? बताइए लोग, फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? फर्स्ट टॉपिक संघीय शासन व्यवस्था। उसके बाद से संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। उसके बाद से संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं पढ़े हैं लोग। फिर संघीय शासन व्यवस्था का गठन। तो गठन कितने टाइप से होता है? दो टाइप से। उसके बाद क्या पढ़े हैं लोग? संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य पढ़े हैं लोग ना। अब फिर एक पढ़े संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़े। कहां पर? भारत में। ये लास्ट टॉपिक था। तो क्या सभी टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ अभी बोल सकते अपने से? कितनों मैक्सिमम बात अभी याद हो गया? कुछ बातें पूछे, बताइए बाबू। अमेरिका में किसको अधिक माने शक्ति प्राप्त है? राज्य को। वेरी गुड। भारत में सब बात याद होगी नहीं याद होगा? बताइए, संघीय शासन व्यवस्था में किसी नागरिक की कितनी पहचान होती है? दोहरी पहचान होती है। एक होता है केंद्र वाला, एक क्या होता है? राज्य वाला। इससे हम लोग कितनी पहचान है? एक कौन है? एक है हम लोग बिहारी हैं, और एक क्या है? हम लोग भारतीय। कोई दिक्कत इसमें? चलो, आई होप सब समझ आ गया है। अब अगले क्लास में क्या होगा खाली देख लीजिए।
कुछ देख पा रहे हैं सभी लोग? क्या क्या है? अच्छा अगले क्लास में नहीं, हम आज ही बोलेंगे। देखिए हम कुछ देर पहले बोले थे, क्या बोले थे कि जितना आज पढ़ाया गया है सब मान लीजिए आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। यदि किसी से नहीं हो पाता है, होता है ना भाई सर मुझे ज्यादा हो गया, हमसे नहीं याद हो पाता है, हम क्या करें, तो उनके लिए भी व्यवस्था है। क्या लिखा है? तो शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स के तहत क्या करना है, देखिए उन सभी बात समझ में आ जाएगा। जब इसको भी याद रखते हैं तो क्या होता है, आप एग्जाम में सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो शुरू किया जाए, चलिए ध्यान देंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तो संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। देख पा रहे हैं सभी लोग? इसको देखिए वही सब बात इसको क्या थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिया गया। संघीय शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन दो या दो से अधिक स्तरों पर होता है, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें। इसमें देखिए पॉइंट लिखा गया, लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी का लोकप्रिय तरीका, वो पॉइंट उड़ा दिया गया। तब इमेजिन कीजिए कोई स्टूडेंट सिर्फ इतना भी लिख कर आता है, क्या गलत है? नहीं है ना? तो यदि आपसे पूरा नहीं हो पाता है तब इतना भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखा गया, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। तो पहला विशेषता क्या है, दोहरी सरकार। दूसरा विशेषता क्या है, सत्ता का स्पष्ट विभाजन। तीसरा विशेषता स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब बताए थे ना, चलिए नागरिकों की दोहरी पहचान, लिखित संविधान, संविधान संशोधन की संयुक्त प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका। देख पा रहे हैं सभी लोग? तो लिखित संविधान संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है कि नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी विशेषता है कि नहीं है। तो ऐसे आप हेडिंग बनाकर थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बोले, यदि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है ना 4 मार्क्स का, एक ऐसा भी लिखता है बताओ उसको 4 नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, आसानी से मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स भी पढ़ना जरूरी है। एग्जाम के समय रिवीजन के लिए कौन काम करेगा? और एक और बात पता है आपको, सिर्फ की पॉइंट्स याद हो गए। मान लीजिए सिर्फ दिमाग में इतना गया तब तो उलट देंगे इसको, नहीं उलट देंगे। मान लीजिए थोड़ा सोचिए, दिमाग में खाली हेडिंग आ गया तो उसके बारे में आप पढ़े तो लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, आसानी से लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत? चलिए तो इसको भी क्या करेंगे लोग, शॉर्ट नोट्स के रूप में नोट करेंगे और बार बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए संघीय शासन व्यवस्था का गठन कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से। पहला क्या है, पहला तरीका स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। राज्य से संघ बना, राज्य से संघ बना। भारत में क्या हुआ, देश से क्या बना, राज्य बना। देश से क्या बना, राज्य। देश कोई नए राज्य बटा गया है। अब यहाँ क्या गया, एग्जाम्पल क्या है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। एग्जाम्पल याद होना जरूरी है। राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलते हैं, तो कोई इतना भी लिखता है कि उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आराम से मिलेगा। तो सबसे मेन है ये है, बताइए तो बाबू, अमेरिका में किसको ज्यादा अधिकार है, राज्यों के। दूसरा तरीका क्या है, तो बड़े देश को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर संघ बनता है। उदाहरण क्या है, भारत, बेल्जियम, स्पेन। केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो ये शॉर्ट नोट से भी काम चला सकते हैं। हमारे वैसे होनहार छात्र जो क्या होता है, पढ़ाई के अलावा अन्य कार्य भी करना होता है। बहुत सारी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है कि नहीं बताओ, है ना? शादी ब्याह में भी जाना है, अभी रोपनी चल रहा है, रोपनी करना है, तो बहुत सारे काम है। अब पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है, तो उन लोगों के लिए व्यवस्था है। ठीक है बाबू, ध्यान देंगे। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य, दोनों उद्देश्य लिखा गया है, आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? ये देखिए लोग, भारत में संघीय व्यवस्था क्यों जरूरी थी, क्यों जरूरी थी, दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4 गो बात लिखाई, देखिए जानते तो 4 बात एक ही नहीं, देखिए तो कोई दिक्कत, चलते कंप्लीट होता है। और अगले क्लास में क्या लिखा गया है, VBI ऑब्जेक्टिव। तो इसमें पता है टोटल हम लोग 25 कितने 25 MCQ डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें, यदि आपको नोट्स याद है, क्या याद है, नोट्स याद रहता है तो ये आपको ऑब्जेक्टिव भी मानी तो क्या है, याद है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ ही साथ कल क्या होगा, अगले क्लास में कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें अच्छा पिछला क्लास में कितने लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे लोग, 8। इसमें करेंगे 10। कितना करेंगे, 10। ये 10 का आंसर आपको याद रहेगा। क्या वो 8 का आंसर पहले से याद था? जब उसका आंसर लिख रहे थे कॉपी में तो अंदाजे लिख रहे थे कि देखो लिख रहे थे, अंदाजे। तो उसी तरह आज का आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, जो नोट्स जितना डिस्कस किया गया है ना, सब क्या करना है, कॉपी में नोट करना है, याद करना है। अब याद कर लिए तो अगले क्लास में सब क्या होगा, आप अंदाजी कर सकते हैं, किसी दिक्कत? चलिए तो इतना ही से क्लास कंप्लीट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।